मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में आपके सम्मुख कुछ जानकारियां रखने का प्रयास करेंगे। इन जानकारियों के माध्यम से आप भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने में सक्षम हो सकोगे, ऐसी आशा है। प्रिय छात्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदेशों में, क्षेत्रों में इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता के काल को लेकर विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है। कुछ विद्वान इसका काल 4000 वर्ष ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ विद्वान 2500 वर्ष ईसा पूर्व मानते हैं। तो कुल मिला के इसके काल के विषय में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो इसका काल माना जाता है। उसके अंतर्गत कहीं इसकी काल को रखा जा सकता है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता बताया है और उन्होंने इसके विषय में ये लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का न तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध है और न ही वह उसकी ऋणी है। मतलब मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता ने कुछ ग्रहण नहीं किया है। अब यह धारणा इस आधार पर दृढ़ होती जा रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। अब विशेष बात क्या है कि इस जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके निर्माता कौन लोग थे। तो इसके विषय में जो यहाँ उत्खनन से अवशेष प्राप्त होते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, इसके अलावा जो अन्य लगभग 250 साइटों पर खुदाइयाँ हुई हैं और उन खुदाइयों में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, इन अवशेषों के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। और इस के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसके जो निर्माता हैं वो कौन है। निर्माताओं के संबंधों में भी जो विद्वान इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उनमें बहुत मतभेद हैं। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, उनके इस जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके निर्माता द्रविड़ थे। कुछ विद्वान सिंधु निर्माताओं को वैदिक आर्य मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार सुमेरियन जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं। और अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता एक ही जाति के नहीं थे, बल्कि अनेक जाति के लोगों के सम्मिलित प्रयासों से इस सभ्यता का निर्माण हुआ। डॉक्टर विमल चंद पांडे का यह मानना है कि भूमध्य सागरीय जाति सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक संख्या में थी और इसी जाति को समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था। तो इसके निर्माताओं को लेकर विद्वानों में परस्पर मतैक्यता, मतलब कोई एक विचार ऐसा नहीं है जिसे सभी इतिहासकार समवेत स्वर से स्वीकार करते हैं। तो ये बात रही इसके निर्माताओं के विषय।
अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो अपने नगर निर्माण और वास्तुकला के लिए संपूर्ण विश्व में जानी जाती है। जो नगर निर्माण की योजना थी वो अत्यंत उच्च स्तर की और सुव्यवस्थित थी। नगरों में सड़कें काफ़ी चौड़ी प्राप्त होती थीं, उनके दोनों ओर नालियां थीं। इन नालियों के माध्यम से शहर का जो गंदा पानी था वो निकलकर शहर के बाहर जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि नगर के जो लोग थे वो स्वच्छता के कितने प्रेमी थे, कितने स्वच्छता पसंद थे। फिर सड़क के दोनों तरफ पक्के मकान थे जिनमें चौड़े दरवाजे और दीवारों में अलमारियां तथा रोशनदान भी होते थे। जल प्राप्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों एवं घरों के अंदर कुएं भी प्राप्त होते हैं। नगर के कूड़े करकट को नगर के बाहर फेंके जाने की व्यवस्था नगर में प्राप्त होती है, उसके अवशेष हमें मिलते हैं। नगर में रोशनी की भी बड़ी पर्याप्त व्यवस्था थी। इन नगरों में विशाल स्नानागार, भंडारागारों के अवशेष मिलते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ सार्वजनिक जो जीवन है वो कितना व्यवस्थित था। फिर जो सामाजिक जीवन है, सिंधु घाटी का समाज सामान्य तौर पर 4 वर्गों में विभक्त था। पहले वर्ग में विद्वान लोगों का स्थान था। इसमें पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी आदि सम्मिलित थे। दूसरे में योद्धा वर्ग था जिनका काम समाज की रक्षा करना था। तीसरे में व्यवसायी वर्ग था जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे करते थे। और चौथे में घरेलू नौकर और जो सेवा का कार्य करने वाले लोग होते थे, घरेलू नौकर, मजदूर इत्यादि। सामाजिक जीवन से संबंधित जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसके अनुसार यहाँ के जो निवासी थे वो सामान्यतया जो शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रकार का भोजन उपयोग में लाते थे। पुरुष शॉल ओढ़कर रहते थे, अंग पर वस्त्र नीचे तक पहनते थे। स्त्रियां एक विशेष प्रकार का वस्त्र सिर पर भी धारण करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक था। तत्कालीन स्त्रियां केशों के श्रृंगार में बहुत रुचि रखती प्रतीत होती हैं। उन्हें लंबे बाल रखने, जूड़ा बनाने, चोटियां करने, मांग निकालने के शौक थे। इस प्रकार के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं। ये सौंदर्य प्रसाधनों का भी उपयोग करती प्रतीत होती हैं। लोगों को आमोद प्रमोद का भी बड़ा शौक था। वो शिकार भी करते थे, चौपड़ और जुआ खेलते थे। स्त्रियों में पर्दा प्रथा जैसी जो सामाजिक विकृति है वो उस काल में नहीं थी। लोग सामान्य तौर पर स्त्रियों का सम्मान किया करते थे। विभिन्न प्रकार की औषधियों से भी सिंधु निवासी परिचित थे और रोग मुक्ति के लिए वो उन औषधियों का प्रयोग करते थे। इस काल के लोग मुख्यतः शवों को जलाकर उसकी राख को गाड़ देते थे। इसके अलावा ये लोग शव को पृथ्वी में दफनाने का भी रीतियाँ उपलब्ध थीं। शव को दफनाने के साथ साथ शव को जानवरों के लिए भी डाला जाता था और जो जानवरों से के पश्चात जो शव बचता था उसे दफनाने का काम करते थे। तो इस प्रकार का कुछ सामान्य तौर पर सामाजिक जीवन था। राजनीतिक जीवन को लेकर जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलती, लेकिन इतना निश्चित है कि इस काल में निश्चित रूप से ऐसी विस्तृत और उन्नत सभ्यता उस काल में थी जिसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई शक्ति संपन्न शासन व्यवस्था रही होगी। जहाँ तक धार्मिक जीवन की बात है
धार्मिक जीवन के विषय में सिंधु घाटी के लोग परम पुरुष और परम नारी की शक्तियों के रूप में पूजा करते थे। हड़प्पा से जो प्राप्त अभिलेख हैं, जो मोहरें हैं, हालांकि हमें लिपि के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लोग शिव की उपासना से परिचित थे। इसके अलावा प्रकृति के काफ़ी नज़दीक थे तत्कालीन लोग। वो वृक्षों की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, योनि की पूजा करते थे, लिंग को भी वो देवता के रूप में पूजते थे, वृक्षों की भी पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। तो इस प्रकार का धार्मिक जीवन सिंधु घाटी के लोगों का था, सिंधु सभ्यता के लोगों का था। अब आर्थिक जीवन की जहाँ तक बात है, तो निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता के लोग संपन्न और वैभवशाली रहे होंगे। इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य जो साधन है वो एग्रीकल्चर था, ऐसा प्रतीत होता है। ये लोग अनाज, फल, कपास आदि की खेती में दक्ष थे। कुछ लोग शिकार को भी अपना पालन पोषण का जरिया बनाते थे। पशुओं के बाल, पशुओं की खाल तथा हड्डियों से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था सिंधु सभ्यता के काल में। इस काल के जो लोग थे वो गाय से, बैल से, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, सूअर, कुत्ते आदि जानवरों को पालने का काम करते थे। इन जानवरों से ये भली भांति परिचित थे। इसके साथ साथ ही जो सिंधु घाटी के लोग थे वो बड़े कुशल शिल्पकार और व्यवसायी भी थे। ये लोग मिट्टी, पत्थर और हाथी दांत और हड्डियों के माध्यम से अनेक वस्तुओं का निर्माण करते थे। सूती कपड़े बुनकर पश्चिमी देशों को भेजना इनका एक उन्नत व्यवसाय था। ये लोग ऊनी तथा रेशमी वस्त्र भी का भी निर्माण करते थे। सैंधव लोगों का व्यापार उन्नत अवस्था में था। जल और थल दोनों मार्ग से उस काल के लोग व्यापार करते थे। सिंधु निवासी सोना, चांदी, शीशा आदि अफ़गानिस्तान, ईरान आदि देशों से मंगाते थे। इन लोगों का सुमेरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, मिस्र आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। उस काल के जो औजार मिले हैं उसमें तोल और नाप के लिए हमें औजार काफ़ी मिले हैं। जहाँ तक तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन लोगों का जो आर्थिक जीवन था, आर्थिक स्तर था, वो बड़ा सम्माननीय था, बड़ा उच्च स्तर का था। इसी प्रकार कला के दृष्टिकोण से अगर सिंधु सभ्यता के विषय में हम कहें तो उस काल के लोग कुशल कलाकार थे, कुशल शिल्पी थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। बर्तनों के ऊपर सुंदर चित्रकारी भी की जाती थी। ये लोग सुंदर, सजीव और उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण भी करते थे। मोहरों पर हुई चित्रकारी बड़ी सजीव और सूक्ष्म प्रतीत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल है उस काल में पत्थर, विभिन्न धातु और हाथी दांत तथा हड्डियों के द्वारा भी जो कलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण किया जाता था। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग नृत्य और संगीत कला में भी दक्ष थे। इन्हें नाचने गाने का बड़ा शौक था। ये लोग सूत और ऊन दोनों को कातने में बड़े निपुण थे, बहुत कुशल थे। कपड़ों की रंगाई और कपड़े की छपाई में ये बड़े कुशल थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी का सामान्य तौर पर जो कला के दृष्टिकोण से अगर हम देखें
तो सिंधु घाटी का जो स्थान है वो काफ़ी बेहतर था। फिर बात आती है इस सभ्यता का, ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई। इसके विनाश को लेकर भी जो विद्वान लोग हैं उनमें मतैक्यता का अभाव है। वो सारे के सारे लोग एक मत नहीं है। ऐसी समुन्नत और उत्कृष्ट सभ्यता यकायक कैसे नष्ट हो गई, इसकी कोई निश्चित प्रमाण, कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुमान के आधार पर बहुत से मत इस विषय में प्रचलित प्रतीत होते हैं। कुछ जो लोग हैं उनका ये मानना है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने की वजह से, जो अतिवृष्टि हुई उसकी वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया। एक वर्ग का यह मानना है कि अकाल और अनावृष्टि सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। फिर एक वर्ग का यह मानना है कि भूकंप ने सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया। फिर क्या है, जलवायु में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जो विदेशी आक्रमण हुआ कोई, उस आक्रमण की वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। तो इस विषय को लेकर विद्वानों में किसी एक निश्चित मत पर एक राय नहीं है। तो ये सामान्य तौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जो जानकारियाँ थी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, वो हमने आपके साथ साझा की। विस्तार से आगामी व्याख्यानों में सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के विषय में आगामी कुछ व्याख्यानों में आपके साथ चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।